गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूपी टेट की लाइन क्लासेस में पहली क्लास में मैं संदीप तिवारी मैथमेटिक्स के लेकर आया हूं। और सबसे पहले तो मैं एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपका धन्यवाद दूंगा आप सभी लोग को कि और आप सभी का एक वार्मली वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा आप सभी लोग को आपकी नई बैच में, जो कि आज की पहली क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं यूपी टेट की। आप सभी लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए होते हैं, तो हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। यूपी टेट की एग्जाम, यूपी टेट की प्राइमरी परीक्षा के लिए और जूनियर परीक्षा के लिए आप सबको अच्छी तरह से पता है कि आपको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से पता है कि हमें किस प्रकार की चीजें यहाँ पर पढ़नी है। आपको जैसे मैथ का थोड़ा सा जो है जैसे कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आता है कि हमें किस लेवल की मैथ्स पढ़नी है, यह बात आपको पहले से भी बता रखी गई होगी और सिलेबस में भी चीजें आपको पता होती हैं कि हमें जूनियर की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं कि प्राइमरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम बेसिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम यूपी टेट की फिलहाल मैथ्स की प्रिपरेशन में हम लोग किस कंटेंट को लेकर चलेंगे, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। मैथ्स की क्लास क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैथ्स के बारे में मैं आपको कुछ बातों को बता देना जरूरी समझूंगा कि मैथ में पढ़ना क्या है उसको हम बाद में बताएंगे। पहली चीज, नहीं पढ़ना क्या है उसको बताएंगे। आपको नहीं पढ़ना है, एक सिर्फ चीजें जानकारी आपको रखनी है। आप यहां पर यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बात हमको दिमाग में रखनी है, और किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, यह बात भी दिमाग में रखनी है। आप यहां पर किसी भी और वनडे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, यह बात ध्यान में रखना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी अनदर वनडे एग्जामिनेशंस की, जैसे कि एसएससी की, रेलवे की, बैंकिंग की, इन सब की पूछी जाती है। हम केवल और केवल एक ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें यूपी टेट के लेवल की मैथ्स आती है। मुझे यूपी टेट की प्रिपरेशन कराने के लिए आपको जो है यहाँ पे बोला गया है, और यूपी टेट की प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो यूपी टेट की प्रिपरेशन को ही हमें यहाँ पे टारगेट करके चलना है, यह बात। हाँ, ये अलग चीज है कि आप अगर इतने सपोर्टिंग है, आपको चीजें पता है कि हमको ये सब पढ़ने से कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर फायदा होता है, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन उम्मीद आपको उतनी ही बनानी है जितनी की रिक्वायर्ड है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हम ये सब किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। आपके इस पूरे मैथमेटिक्स के कंटेंट में मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी समझूंगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल के क्वेश्चन और किस तरह के चैप्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ये भी ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी है। पूरी वनडे एग्जामिनेशंस की मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड पूरा आपका मैथ्स होता है यहाँ पर। और उस मैथ्स की अगर हम बात करें, उस मैथ्स की बात करें तो आप सबको जनरली पता होता है कि मैथ्स बेसिक तौर पर दो सेक्शन में बटा होता है। एक अर्थमेटिक्स आपका, एक अरिथमेटिक है। अर्थमेटिक्स है, दूसरा आपका एडवांस है। जनरली हम इसको हिंदी में अंगणित बोलते हैं। आप लोग अंगणित की पूरी प्रिपरेशन करेंगे और एडवांस में क्या क्या करेंगे इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि अंगणित में हमें किस प्रकार के कंटेंट को लेकर चलना है। कुछ डेमो क्लासेस के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम की चीजें डिस्कस करी गई हैं, लेकिन अब हम क्यों नए सिरे से प्लान कर रहे हैं, नई चीजों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को लेकर हम चलेंगे। तो अंगणित के हर एक पहलू को नोटिस करना हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं अंगणित के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि अंगणित में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से हम अंगणित को लेकर चलेंगे। अंगणित की बात की जाए, जो सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट होता है, आपको ध्यान में रखना है कि एडवांस भी तभी समझ में आएगा जब अंगणित अच्छी तरह से समझ में आएगा। पूरा न्यूमेरिकल, पूरा कॉन्सेप्ट जो कि आपको एक लेवल आपको प्रोवाइड करता है, एक आपको जो है तैयारी करने में आपके लिए आपकी एक भूमिका अदा करता है, वो आपके अंगणित से आता है। पूरे सिलेबस का अगर हम 60% क्वेश्चन आपको बात करें तो 60% क्वेश्चन आपके अंगणित से ही पूछा जाता है। अंगणित की शुरुआत जो होती है बेसिक तौर पर यहाँ पर कैलकुलेशन से होती है, नंबर से होती है, संख्याओं से होती है। एक टॉपिक पढ़ा जाता है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संख्या प्रणाली कहते हैं। इस संख्या प्रणाली की बात की जाए, जिसको इंग्लिश में आप नंबर सिस्टम कहते हैं, इसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं। आप इस नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से अगर पढ़ेंगे, इसमें आपको इंट्रोडक्शन इसका पूरा पढ़ना पड़ता है। पूरे नंबर्स का इंट्रोडक्शन मैंने 1-2 लेक्चर के माध्यम से आपको चीजें बताई है। पूरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। भाज्यता का नियम, जहां जहां से प्रश्न उठते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। नंबर सीरीज आपसे पूछा जाता है, संख्या श्रेणी पूछा जाता है, नंबर सीरीज, इकाई का अंक पूछा जाता है, यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाएगा, रिमाइंडर का पूछा जाता है, शेषफल से पूछा जाता है, शेषफल से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको जो है कुछ और अन्य संक्रियाएं होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर
कुछ जीरोस काउंट करना या किसी भी प्रकार के नंबर सिस्टम के जितने भी एडवांस कंटेंट हो सकते हैं वो सब कुछ हम लोग संख्या प्रणाली की एक चैप्टर में कवर करते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर किए जाते हैं पूरे नंबर सिस्टम से। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखिएगा, संख्या प्रणाली का एक अपना खुद का स्टैंडर्ड होता है। वहां से 2 से 3 प्रश्न आपके प्रायः एग्जाम में लगभग आपके पूछे जाते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं, आप इसको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन में ना रहिएगा। कोई भी प्रैक्टिस बुक उठाते हैं किसी भी तरह से, फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, हम आपको यही बताएंगे कि नंबर किसी भी प्रकार के मार्केट से आपको कोई पेपर लेने की या किताब लेने की बहुत नीड नहीं होती है। जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी कंटेंट दिया जाएगा, उन्हीं कंटेंट्स को आप फोकस करिएगा, उन्हीं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। मेरे ख्याल से उतना सफिशिएंट रहेगा, आपको और ज्यादा पे कहीं भटकने की नीड नहीं होगी। हर एक कंटेंट को जो भी चाहे जिस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा पूरी तरह से समझाया जाएगा। इनसे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जाएगी, क्लास में डिस्कशन भी किया जाएगा उन सारे टॉपिक से रिलेटेड। जैसे एक क्लास में अगर कोई टॉपिक पढ़ाया गया तो उससे संबंधित पीडीएफ आपको भेजा गया और पीडीएफ का सॉल्यूशन नेक्स्ट डे डिस्कस किया जाएगा। इस प्रकार की एक पूरी प्रक्रिया होती है जो नॉर्मली आप लोग ऑफलाइन कोर्सेज में क्लासेस में आप फेस करते हैं। ये नंबर सिस्टम को अगर हम अच्छी तरह से डीपली पढ़ते हैं तो डीपली पढ़ने के बाद यहां पर हम कुछ कैलकुलेशंस की बात करेंगे। और कैलकुलेशन आपको मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग और वो भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप एक एक बातों को समझने की कोशिश करिएगा, चाहे जोड़ हुआ, चाहे घटाव हुआ, चाहे गुणा हुआ, चाहे भाग हुआ। अंगणित की बात करें या पूरी मैथ्स की बात करें तो आपको प्रायः देखिए, हम आपको कैटेगरी जब नंबर्स की बता रहे थे तो अलग चीज थी। एक वहां पर हमें जरूरत होती है कि हमें यहाँ पे कैटेगरी को पूरा बताना है, लेकिन अगर मैथ्स में हम नंबर्स की बात करें तो हमें प्रायः 3 प्रकार की संख्याएं नजर आती है। एक आपको पूर्णांक संख्याएं जनरली दिखेंगी जिसमें कोई दशमलव या भिन्न ना लगा रहेगा, एक आपको दशमलव संख्याएं नजर आएंगी और एक आपको भिन्न संख्या। जो आपके कैलकुलेशन का पार्ट होगा, अधिकतर आपके कैलकुलेशन का पार्ट कोई एक पूर्णांक संख्या होगी, कोई एक भिन्न संख्या होगी, कोई एक दशमलव संख्या होगी। आपको इस प्रकार की कोई भी प्रकार की संख्या नजर आती है तो उस हर प्रकार की संख्या को हम लोग यहां पर जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में और भाग करने में, जो हमारे यूपी टेट लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर आप किसी कंटेंट पे जाने से पहले, किसी स्पेशल टॉपिक्स पे जाने से पहले इन सारी बातों को फोकस करना, इन कैलकुलेशंस पे अपना कमांड करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं पहले इस तरह की बातों को, पहले आपको उन कैलकुलेशंस पे आपका कमांड बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप जोड़ घटाव गुणे भाग इन हर प्रकार की संख्याओं के लिए अप्लाई कर सके, सीख सके। अगर इनको फिर इन्वॉल्व करेंगे कुछ बेसिक अलजेब्रा के साथ, कुछ बेसिक अलजेब्रा मतलब कुछ बीजगणित के नियमों के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जहां से 2 से 3 या 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, जिसको हम कहेंगे सिंप्लीफिकेशन को जो हम लोग कभी भी कोई पेपर उठाते हैं नेक्स्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का, तो आपको सरलीकरण से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हर पेपर में लगभग आपको नजर आएंगे। सरलीकरण आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पूरा कोष्ठक का रूल अच्छी तरह से पता होगा। सारे जोड़ घटाव गुणा भाग हर प्रकार के नंबर्स पे यहाँ पर डिपेंडेंट होंगे। हर प्रकार की स्थिति अगर आपकी क्लियर होगी तो ये सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, जिसको हम कैलकुलेशन का पार्ट मानते हैं। तो आपको कैलकुलेशन जब हम शुरू करेंगे तो हर प्रकार के लोगों को लेकर चलेंगे। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मैथ्स होती ही नहीं बैकग्राउंड में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो दोनों में बड़ा कंट्राडिक्शन होता है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि हम आपको बहुत बेसिक सोचें या थोड़ा सा हाई सोचें या मिडिल में रह के सोचें। तो हमारे लिए इस चैलेंज को फेस करने में हम भी 90% यहाँ पर क्रॉस करने का ही कोशिश करते हैं कि 90% तक आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करते हैं कि उनको भी सेटिस्फाई कर सके जो एकदम से बेसिक है, उनको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा सा जिनको आता है, जिनको मिडिल में है, थोड़ा सा एवरेज है, उनको भी सेटिस्फाई करने का कोशिश करें। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका सपोर्ट हमको मिलेगा। जब सपोर्ट मिलेगा, आप अपनी ही इच्छा नहीं जाहिर करेंगे कि हमें ही ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, तब तक नहीं संभव है मेरे लिए जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलता है। सपोर्ट मिलेगा तो जरूर हम लोग यहाँ पर उसी एक एनवायरनमेंट के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहां पर बात हम करते हैं, यहां पर बात करते हैं कैलकुलेशन के साथ। अगर हम लोग थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आता है परसेंटेज। आपने हम थोड़ा सा जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में स्टार्ट भी हम किए थे इसको, लेकिन उस सब से कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज यहां पर प्रतिशत जिसको कहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है।
जिस प्रतिशत पर 3 से 4 चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप केवल परसेंटेज पढ़ते हैं तो आपके पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी नए नियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब लाभ और हानि आप बिना किसी नए नियम के पढ़ेंगे। उसी प्रतिशत के ही रूल को हम लोग अगर सीख लेंगे तो वहां से लाभ और हानि होगा, वहीं से आपका डिस्काउंट होगा, वहीं से आपका डिस्काउंट मतलब छूट होगा, वहीं से आपका साधारण ब्याज होगा, वहीं से आपका साधारण ब्याज होगा और वहीं से आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, वहीं से आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब केवल एक टॉपिक पढ़ भर लेने से, जैसे आप न्यूमेरिकल कर लेने से पूरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वैसे अगर एक टॉपिक परसेंटेज का अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं हम लोग, तो यहां पर इन 4 चैप्टर्स में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हर एक चीज इसी परसेंटेज पे डिपेंडेंट है। ये परसेंटेज इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक का पार्ट माना जाता है। आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी सुन भी चुके होंगे, ऐसा नहीं कि हम पहली बार इस चीज को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, कभी ना कभी आप इन चीजों को जरूर सुने होंगे। अर्थमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और यूपी टेट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम लोग रेशियो कहते हैं। आपने सुना होगा अनुपात का कॉन्सेप्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोला जाता है जनरली। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरह से अंगणित में परसेंटेज की तरह ही होता है, जिसको हिंदी में देखिए अनुपात और समानुपात। इसके प्रश्नों की अगर हम बात करें, तो इसके प्रश्न अलग से तो आते ही आते हैं, साथ साथ एक चैप्टर 2 अलग से इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि एज रिलेशन, आपने सुना होगा कि हर प्रकार के एग्जाम में आयु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आयु संबंध की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से अनुपात पर डिपेंडेंट है। इसी में एक टॉपिक होता है पार्टनरशिप को आप साझा कहते हैं या पार्टनरशिप कहते हैं। आप पार्टनरशिप देखिएगा या चाहे एज रिलेशन देखिएगा या बेसिक और भी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सिक्कों पे संबंधित होते हैं, आय व्यय पे संबंधित होते हैं, मिश्रण पे भी संबंधित होते हैं, तो सबका मिला दिया जाए तो पूरा रेशियो का ही पार्ट होता है, एक ही चैप्टर का पार्ट है। प्रश्नों की संख्या यहां से भी 1 से 2 हो सकती है, या इस टॉपिक को हम मेंसुरेशन में भी इन्वॉल्व करते हैं। आप जैसे परसेंटेज को भी मेंसुरेशन में भी यूज करते हैं, एडवांस में यूज करते हैं, वैसे कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं हो सकता जहां अनुपात ना लगा हो। अनुपात का प्रयोग करके लगभग हर चैप्टर सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप सबके लेवल के एग्जाम में लासा मासा का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लासा और मासा, जिसको हिंदी में हम लोग लासा मासा बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में हम एचसीएफ एंड एलसीएम बोलेंगे। आपने सुना ही होगा इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक की भी इंपॉर्टेंस अपने में बहुत खास होती है। आप एवरेज को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। औसत अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में अधिकतर आया करते हैं। आपने लासा मासा देखा, आपने औसत देखा, इनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत खास है। और यहां पर अगर हम बात करें, जैसे हम जितने कंटेंट आपको बता दे रहे हैं, कंटेंट आपको हम ध्यान में रखना है, इन्हीं सब कंटेंट पे बेस्ड आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। आप यहां पर टाइम एंड वर्क एक चैप्टर हम लोगों ने देखा है और अक्सर प्रश्न भी पूछा गया है इन सबसे, जिसको हम समय और कार्य कह रहे थे। समय और कार्य इसी से संबंधित इसी में एक पाइप एंड सिस्टम भी होता है। पाइप एंड सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग यहाँ पर नल और टंकी बोलते हैं। सिस्टम, जिसको नल और टंकी बोला जाता है। यहां से भी आप प्रश्न देखते हैं और इस टॉपिक की भी इंपॉर्टेंस अपने में खास होती है। मतलब लगभग सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कुछ टॉपिक श्योर है कि इनमें से आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम की यूज एक साथ में कराई जाएगी। साथ में अगर हम देखें तो चाल दूरी समय, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आप इसको 2 चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। जैसे ट्रेन एक टॉपिक पढ़ना होता है, एक बोट पढ़ना होता है, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। आप इसको 2 टॉपिक के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मतलब अलग से चाल दूरी समय पढ़ते हैं, रेलगाड़ी अलग से पढ़ते हैं, बोट एंड स्ट्रीम इसी के साथ पूरा मर्ज करके पढ़ाया जाता है। एक साथ ही यहां पर चीजें अप्लाइड होती हैं। तो मतलब ये लगभग पूरे अंगणित का पोर्शन है जो आपके 60% से अधिक सिलेबस को कवर करता है। तो 60% से अधिक सिलेबस को कवर करने के लिए आपको पूरी अंगणित को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। मैंने आपको पहले से अपना ऑब्जेक्टिव बता रखा है कि हमारा उद्देश्य ऐसा ही रहेगा कि आपको सबको लेकर चलने की भावना रहेगी, सबको लेकर चलने की फीलिंग रहेगी, आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद भी रहेगी। एडवांस की बात अगर हम करें तो एडवांस में आपको देखिए कुछ टॉपिक की मैं गहराई से बता देता हूं। सबसे पहले जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जिसको हिंदी में हम ज्यामिति कहते हैं, आप समझ सकते हैं ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति में आपको रेखा, बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इन सब से संबंधित टॉपिक आपको ज्योमेट्री में।
मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में आपको 2 डायमेंशनल फिगर के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 3D भी आपसे कभी कभार प्रश्न छोटे मोटे लेवल का पूछ सकता है। आपको सर्कल, यहां पे भी त्रिभुज अलग से पढ़ना होता है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें हम कोण और रेखा के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे आयत और यहाँ पे परिमाप और हम जो है क्षेत्रफल के बारे में, त्रिभुज हो गया आपका, आयत हो गया आपका, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, समलंब समांतर चतुर्भुज हो गया। अगर 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गई। तो इन सब फिगर्स को यहाँ पर मेंसुरेशन में नोटिस किया जाता है। कुछ टॉपिक जैसे आपका अलजेब्रा का रहता है, तो अलजेब्रा की भी इंपॉर्टेंस हम आपको जो है एडवांस में ही लेकर चलेंगे। अलजेब्रा के साथ साथ एक टॉपिक आपका डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन, और साथ साथ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़ों का सांख्यिकी जिसको हम लोग बोलते हैं, सांख्यिकी को पढ़ा करके ही हम लोग यहाँ पर डीआई की बात करेंगे। एक तरह से डीआई और सांख्यिकी एक साथ कंप्लीट कराया जाएगा। इस तरह से आपको सारे टॉपिक्स का मैंने एक रूपरेखा आपकी बता दी, जो आपको आगे की क्लास में यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, और आगे की क्लास में आपको जो है सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बस यही है कि आपसे पूरी तन्मयता के साथ इन क्लासेस को कंटिन्यू किया जाएगा, जिससे कि आपको हर टॉपिक पे गहराई के साथ चीजें, जैसे कुछ भी छूटा बिसरा रहेगा तो आप भी मुझे मेमोराइज करते रहेंगे, दिमाग में देते रहेंगे, और आपके साथ लगातार कन्वर्सेशन बना रहेगा। सब लोग के सपोर्ट की जरूरत रहेगी। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। क्लासेस को शुरू करेंगे तो जैसे मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं आज आपसे इंट्रोडक्शन ही एक तरह से प्लान करूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा जो आपके समय नहीं जाया कराएंगे, आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे और ऐसे होंगे जिसकी वास्तव में रिक्वायरमेंट होगी। अब ऐसे रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको पहले से बता दिया कि हम मैथ्स का अंगणित सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अंगणित में भी हम लोग यहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक कैलकुलेशंस की बात करने जा रहे हैं। टेट के लेवल के कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर डिपेंडेंट होते हैं, जोड़ और घटाव पर डिपेंडेंट होते हैं, और हम लोग ऐसे प्रश्नों को अधिकतर एग्जाम में देखा भी करते हैं, और यहां से हम एक तरह से अपना फाउंडेशन भी बिल्डअप करते हैं। हम चीजों के बारे में समझ भी पाते हैं, साथ साथ एग्जाम में आए प्रश्नों को भी क्लियर कर पाते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ प्रश्नों की बात यहां पर आपसे करने जा रहा हूं। आप सब लोग अब साथ दीजिए। अब अपने हिसाब से कोर्स को लेकर के हम लोग यहां पर धीरे धीरे बढ़ेंगे। कल से लेक्चर 1 रहेगा टॉपिक के साथ, आज आपका इंट्रोडक्शन रहेगा कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। न्यूमेरिकल्स को आप लोग फेस करिए, एक एक चीजों के यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करिए। कभी कभी हम एग्जाम में कोई एक ऐसा प्रश्न देखते हैं, क्योंकि देखिए आप कंपटीशन, कुछ भी हो आप कंपटीशन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात, कंपटीशन के दौरान समय की उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है। मतलब समय बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास, इस समय को बैलेंस करने का आइडिया होना चाहिए, साथ साथ एक्यूरेट होना भी बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम स्पीड अपनी डेवलप करते हैं और अपनी एक्यूरेसी डेवलप करते हैं, तभी जाकर के एग्जाम के इतने बड़े बाउंडर से निकल पाते हैं। हमारे पास हमको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने की एक अच्छी स्पीड होनी चाहिए, साथ साथ आपको सही भी करना जरूरी होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स पे अपनी एक्यूरेसी और स्पीड की यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। इन्हीं से संबंधित जैसे कि ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में लगातार, और वैसे प्रश्नों पे मैं बात करने आपसे जा रहा हूं। एक छोटे से सम से शुरुआत करूंगा। एक नंबर एक छोटा सा आया आपके सामने जोड़ का, और इस प्रकार के जोड़ को अगर हमने एग्जाम में फेस किया, हम कैसे रिएक्ट कर पाएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन हम यहां पर सिंपल सा हम दे रहे हैं, एक नॉर्मल सा जोड़ है, और आपसे इस प्रश्न का उत्तर पूछा गया कि आप मुझे बताइए इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा। देखिए कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी, जो थोड़ा बड़ा भी मैथ पढ़े होंगे आप लोग समय लेकर के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप एग्जाम को कंपटीशन के लिहाज से लेकर चलिए, इसलिए यहां पर इस प्रश्न को हल करने में आपसे कम समय की डिमांड की जाएगी, जल्दी से करने की रिक्वायरमेंट होगी और सही करने की होगी। जैसे एक बारगी इस प्रश्न को मुझे भी दे दिया जाए तो हमें भी एक कंफ्यूजन दिमाग में आएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। मुझे अतुल पांडे का पहला कमेंट आया है जिन्होंने उत्तर बता रखा है 27,625। एक लोग का और भी कमेंट आ गया जिनका नाम है नितिन तोमर, इनका भी प्रश्न का उत्तर वही लगभग आया है। तो मतलब आप सबकी तरफ से उत्तर आने शुरू हुए हैं। अब आपको जैसे इसको जोड़ना हुआ
तो जोड़ने का जो प्रक्रिया होती है, बहुत सारे लोग हैं आपकी क्लास में जो कि इस बेसिक तौर पर इतने में ही जुड़े हुए हैं कि आप इसको लगातार ऐसे क्रम में लिख दीजिए, क्रम में लिख करके आप इसको हासिल लेकर के जोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हासिल लेना है, सबसे बड़ी समस्या हासिल लेना है। अगर मुझे कोई कहता है कि 5 और 3 को जोड़िए तो मेरे लिए समस्या नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मुझसे कहा 5 और 7 को जोड़िए तो हम लोग तुरंत सोच लेते हैं सर इसका मतलब 12 होता है, 12 का मतलब 2 होता है, हासिल 1 चला जाता है। जो 1 चला जाता है वही कंफ्यूजन है, जो 1 चला जाता है वही कंफ्यूजन है, उसी कंफ्यूजन से दूर हटना है। देखिए जोड़ने का जो क्रम होगा, जो जोड़ने का सिस्टम होगा आप लोग के द्वारा, वो कुछ ऐसा होगा। कुछ लोग इसको ऐसे टेबल टू टेबल टू टेबल लिखेंगे, पीछे से जोड़ना शुरू करेंगे, हासिल लगाते जाएंगे, हासिल लगाते जाएंगे, इस प्रकार से जोड़ पाएंगे। कुछ लोग जो थोड़ा सा एडवांस होंगे वो आप अंतिम से अंतिम अंकों को जोड़ते चले जाएंगे, हासिल को रखते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे और उत्तर बताते जाएंगे। लेकिन हम लोग यहां पर इस प्रश्न को कुछ ऐसा करेंगे कि मुझे किसी भी प्रकार की कॉपी पेन की जरूरत ना पड़े, ओरली इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बता पाए। मैं 2 प्रकार से आपको इसको सॉल्व कराऊंगा, एक तो ओरल आपको इसका उत्तर बताऊंगा, दूसरा आपके ऑप्शन से इसकी जांच भी करवा दूंगा। मतलब ऑप्शन से आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। एक तो सब हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग जैसे वैदिक मैथमेटिक्स में सोचते हैं तो हम कभी भी किसी नंबर को नंबर नहीं मानते, कुछ अमाउंट मानते हैं और कहते हैं अमाउंट मेरे अकाउंट में आ रहा है, अगर कहीं भी गलती हो गई तो हमें बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। इस बात को जहन में रख करके हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। कैसे जोड़ेंगे देखिएगा आप सब लोग। यहां पर सबसे पहले मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में, अच्छा मैंने एक चीज नोटिस करा कि इसमें सब में 4 डिजिट दिया था, सब में 4-4 अंकों की संख्या दी गई थी। सबसे पहले मेरी बात को खूब गौर से सुनिएगा सब लोग, 2-3 मिनट तक गौर से सुनेंगे तो आगे के प्रश्नों पे आप खुद ही रिएक्ट कर पाएंगे। मैंने कहा मेरे अकाउंट में किसी ने 9,000 डाला, किसी ने 8,000 डाला तो 9-8 17 हो गया, किसी ने 4,000 डाला 17-4 21 हो गया, किसी ने 5 डाला तो 21-5 26,000 हो गया। मेरे अकाउंट में 26,000 रुपए आ चुके हैं। मेरे अकाउंट में 26,000, आप चाहे तो उसको दिमाग में लिख लीजिए, चाहे ऐसे कॉपी पे लिख दीजिए, 26,000 मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। फिर मैं आगे बढ़ा, मेरे अकाउंट में किसी ने 800 डाला, फिर 300 किसी ने डाल दिया तो 8-3 1100 हो गया, 200 और पड़ा तो 1300 हो गया, 200 और पड़ा तो 1500 हो गया। तो मेरे अकाउंट में 26 तो पहले सही था, 1500 और आ चुका तो 27,500 हो गया, मतलब 1500 और आया है। तो हम कह सकते हैं मेरे अकाउंट में 27,500 रुपए हो चुके हैं। मेरे अकाउंट में 27,500 रुपए हो चुके हैं। फिर से मैं जोड़ता हूं, मैंने कहा मेरे अकाउंट में 30 आया, फिर 20 आया तो 30-20 50 होता है, 50-40 90 होता है, 90 और 100 होता है। तो जाहिर सी बात आपका 500 तो था ही, 100 और जुड़ा तो आप समझ सकते हैं 27,600 हो गया। 27,600 हो गया। अब मैं कॉइन्स की बात करता हूं, सिक्कों की। 9 रुपए आए, 4 रुपए 13 हो गया, 13-6 19, 19-6 25 रुपए, तो 25 और मेरे अकाउंट में जुड़ गया। तो आप ऐसे समझ सकते थे, ओरली भी अगर डिस्कस करे होते तो 27,600 आपका 25 हो गया था। तो आप यहां पर जब जोड़ेंगे भी तो आप देख रहे होंगे कहीं हासिल नहीं मिला। 27,625 रुपए आ तो गए, कहीं हासिल नहीं मिला। ये मैंने जोड़ने की एक प्रक्रिया आपको बताई, यहां पर एक जोड़ने की प्रक्रिया बताई जिसके माध्यम से आप यहां पर इस टाइप की एनालिसिस कर सकते हैं और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। 27,625 हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है। अब मैं इसका एक और तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग को एक तरीका और मैं बता रहा हूं, उसके माध्यम से भी आप ऐसे प्रश्नों को सोच पाएंगे और ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। यह प्रक्रिया भी आसान है, अगर आप सोचें यह प्रक्रिया भी आसान है। एक होता है डिजिट का सम, डिजिट सम। डिजिट सम में मैं आपको बताता हूं, उस माध्यम से हम इस प्रश्न के उत्तर को जांच सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑप्शन में 27,625 होता, मान लीजिए पहला ही ऑप्शन होता, और मैं अपने क्वेश्चन को चेक करने जा रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं है, कौन सा ऑप्शन क्लियर है। तो आप लोग अब 2 मिनट के लिए मेरी बात 1 मिनट के लिए फिर सुनिएगा। 27,625 को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं बिना करे। अच्छा, ये जो नियम मैं बताने जा रहा हूं ये किसी भी प्रकार के मैथ के समीकरण में एप्लीकेबल है। ये परसेंटेज में भी लगेगा, सिंप्लीफिकेशन में भी लगेगा, कहीं भी लगेगा। आप आंसर मैच करा लीजिए। कैसे कराते देखिए, मैं डिजिट सम करूंगा तो मैं 2 डिजिट को जहां भी देखूंगा जोड़कर सिंगल बना दूंगा, जोड़कर सिंगल बना दूंगा। कैसे, जैसे 9 और 8 मिलकर 17 होता है, 17-3 20, 20-9 29 होता है। 29 का मतलब हमने 9-2 11 कहा, तो 11 का मतलब 1-1 2 हो गया। तो डिजिट का सम यहां पर 2 हो गया। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि डिजिट का सम कैसे 2 हो गया। फिर से मैं आपको बताता हूं,
9 8 17, 17 3 20, 20 9 29, 29 का मतलब 9 2 11, 11 का मतलब भी 1 1 2, तो यहां पे डिजिट का सम 2 हो गया। या आप ऐसे भी सोच सकते थे 9 8 17, 17 का मतलब 8, 8 3 11, 11 का मतलब 2, 2 9 11, 11 का मतलब 2, तो डिजिट का सम हो गया 2। इसके डिजिट का सम 2 हो गया। इधर आइए, 8 3 11 का मतलब 2, जोड़ दिया करें तुरंत डिजिट को, 2 2 4, 4 4 8, तो डिजिट का सम हो गया 8। इधर आइए, 4 2 6, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 1 और 0 जुड़कर 1 होगा, 1 और 6 7, तो डिजिट का सम हो गया 7। 5 2 7, 7 1 8, 5 2 7, 7 1 8, 6 14, 14 का मतलब 5, तो डिजिट का सम हो गया 5। अब सारे, क्योंकि सब में प्लस है तो सारे डिजिट को जोड़ दीजिए। 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 7 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4, डिजिट का सम यहां पे ओवरऑल बनकर आ रहा है 4। कई लोग समझ गए होंगे, कई लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आपको बताता हूं डिजिट का सम यहां पर 4। जब मैं अपने उत्तर को चेक करूं तो 7 2 9, 9 6 15, 15 का मतलब आप समझ रहे होंगे 6, 6 2 8, 6 2 8, 8 5 13, 13 का मतलब भी 4, तो इसका भी डिजिट का सम देखिए इसके डिजिट के सम से मैच कर गया। तो जो क्वेश्चन के डिजिट का सम था वही उत्तर के भी डिजिट का सम होगा। तो अगर ऊपर मेरे पास 4 आ रहा था तो नीचे भी 4 ही आ रहा है, तो डिजिट का सम जोड़ करके आंसर को मैच कराया जा सकता है। ठीक है, आप लोग यहां पर समझ सकते हैं इस तरह की बातों को। मुझे आप में से कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों को डिजिट का सम समझ में आया, किसको किसको नहीं आया। तो मैं उसी क्रम में अगले प्रश्न को जब लूंगा तो उसी प्रकार से आपको सोचकर बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज जल्दी से हमें कमेंट कर आप लोग बताएं, मैं सबके कमेंट को नोटिस कर रहा हूं। आ गया लक्ष्य जी, नेहा जी आ गया, बहुत बढ़िया, आ गया, बहुत अच्छी बात। एक बार और बताना है, नेक्स्ट प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। गुड, आई गॉट इट, बहुत बढ़िया। नहीं आया ज्योति मौर्य को, मुझे आ गया जिस तरह। अच्छा, कई लोगों के मिले जुले स्वरूप हैं, तो लगभग अधिकतर लोगों को आ गया है। तो डिजिट के सम से आप जोड़ करके, डिजिट के सम से आप जोड़ करके यहां पर आप आंसर को मैच करा सकते हैं। मैं फिर बता दूंगा, एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहा हूं, एक बार फिर आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की बातें समझ में आ जाए। मैं एक बार बता रहा हूं, देखिए डिजिट के सम मतलब एक तरह से जो भी नंबर लिखा रहेगा उनके डिजिट को जोड़ना होगा। जोड़ा कैसे, देखिए जैसे 9 8 17, तो 17 का मतलब होता है 7 1 8, 8 3 11, 11 का मतलब 1 1 2, 2 9 11, 11 का मतलब फिर से 2, इसका डिजिट सम हो गया 2। आप बस अंकों को जोड़िए, जहां पे भी 2 अंक बन जाए फिर जोड़ दीजिए, बस मुझे फाइनली उसको 1 अंक बनाना है। ठीक है, इधर देखिए 8 3 11, 11 का मतलब फिर 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 लिखा मैंने, 4 2 6, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 1 6 7 लिखा, 5 2 7, 7 1 8, 6 14, 14 का मतलब 5, सबको जोड़ा, 8 2 10, फिर से लिख दिया, 10 का मतलब 1, 1 7 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4। मैंने अपने आंसर को मैच किया, 5 7 2 9, 9 6 15, 15 का मतलब 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4। आप ऐसा मैच करा सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? एक दूसरा प्रश्न अगर मैं उठाऊं, मैंने कहा 9 8 1 5 माइनस 4 9 3 2 प्लस 8 1 6 7 माइनस 5 2 1 8। आपके सामने नया प्रश्न। अब जब नया प्रश्न मेरे सामने आया, इसमें देखिए जोड़ और घटाव दोनों है, जोड़ और घटाव दोनों है। तो अगर नॉर्मली इस प्रश्न को हम एग्जाम में दिखा करने को आया तो हम क्या करेंगे बताइए? हमारे पास एक अवसर रहेगा कि या तो पहले को घटाइए फिर जोड़िए फिर घटाइए, इस प्रकार से कर सकते थे, या दोनों ऋण ऋण वाले को जोड़ देते, दोनों धन धन वाले को जोड़ देते, घटा देते तो उत्तर आ जाता। अतुल पांडे का फिर से उत्तर बहुत जल्दी। अतुल जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कैलकुलेटर मत लेना भाई आप, ठीक है? आप अपने मन से करिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अतुल पांडे, अरुण भाई, चलिए अब इस तरह के प्रश्न की बात किया जाए तो मैं ऐसे प्रश्न को भी सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा। एक तो ओरल आंसर निकालने का, दूसरा आंसर को मैच कराने का। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। आप, हाँ बहुत अच्छी बात है अरुण जी, मन से कर रहा हूं, वेरी गुड, यही चाहिए, मन से करें, बस ईमानदार रहिए। अगर ऐसा है तो एकदम सही है। अब आप देखिए, जैसे इस प्रश्न को करने के लिए आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे साथ आइए, हम लोग साथ में देखिए इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आपके अकाउंट में किसी ने 9,000 रुपए डाल दिए, आपके अकाउंट में किसी ने 9,000 डाल दिया, 4,000 किसी ने निकाल दिया तो बचा क्या? 5,000। फिर 8,000 पड़ गया तो 13,000, 13 में 5 फिर निकल गया तो मेरे अकाउंट में बचा 8,000। अब आप समझ सकते होंगे मैंने क्या किया।
मैंने कहा कैसे किया, मैं बात समझिएगा। 9000 आया, 9 में से 4 गया 5, 5 8 13, 13 में से फिर 5 गया तो 8। चलिए मेरे अकाउंट में 800 आया, ध्यान देना सब लोग, 800 आया, 900 गया तो 100 की उधारी हो गई। 100 फिर कमाया, 100 फिर कमाया तो मतलब हमारा बैलेंस हो गया, 200 कम हो गया। बात समझने की कोशिश करिए कैसे कैसे हुआ। 800 आया, 900 गया, 100 की उधारी, 100 कमाया, बैलेंस 200 कम हुआ। जैसे ही 200 कम होगा तो यह 7800 हो जाएगा। 7800 हो गया, 7800 हो गया। अब आगे बढ़िए, मैंने 10 रुपए कमाए, 30 रुपए गंवाए, 10 कमाए, 30 गंवाए, 20 की उधारी, 60 फिर कमाए, 60 कमाए जब तो 20 निकल गए, 40 में से फिर 10 निकल गया तो बचा 30। आगे बढ़िए, 5 आया, 2 गया, 3 बचा, 5 आया, 2 गया, 3 बचा, 3 में 7 जुड़ा तो 10 हुआ, 10 में से 8 गया तो 2 हुआ, तो 7832। 7832 करेक्ट उत्तर है। आप लोग समझ सकते होंगे 7000, हां चलिए 7832 करेक्ट उत्तर इस प्रश्न का हमारे सामने बन गया। जब बन गया तो फिर आंसर की जांच करते हैं कि आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप यहां पे समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए जैसे मैंने कहा, यहां पे अगर मैंने जोड़ा इसको, जैसे हमने फिर से डिजिट की बात करी तो 9 8 17, 17 का मतलब फिर से आप 8, 8 1 9, 9 5 14, 14 का मतलब 5, 9 4 13, 13 का मतलब 4, 4 3 7 2 9। फिर आगे देखिएगा, 8 1 9, 9 6 15, 15 का मतलब 6, 6 7 13, 13 का मतलब 4। फिर देखिएगा 5 2 7, 7 1 8, 8 8 16। फिर देखिए 5 2 7, 7 1 8, 8 16, 16 का मतलब 7। चलिए इधर भी जोड़कर रख लीजिए, देखिए 8 7 15, 8 7 15 का मतलब 6, 6 3 9, 9 2 11 का मतलब 2। अब आप मैच करा लीजिए, जैसे 5 में से 9 निकला, 5 में से 9 निकला क्योंकि माइनस है तो -4, -4 + 4 खत्म हो गया, -7 आया, -7। मैं आपको एक बात बता दूं, जब कभी डिजिट सम अगर आपका नेगेटिव आए, ऋणात्मक आए, तो ऋणात्मक आए तो उसको धनात्मक बनाने के लिए 9 से घटाया जाएगा, 9 से घटाया जाएगा। 9 से घटाने का मतलब जो 7 आया था ऋण में, उसको 9 से घटाया तो मान हो गया 2। तो आपका उत्तर देखिए कितना आ रहा है, 2। जैसे हमारे में आया था -7, तो -7 आप यहां पर समझ सकते हैं, यहां पर -7 9 में से जब घटाया जाएगा तो उत्तर बन जाएगा +2। तो +2 यहां पर मैच कर रहा है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन सही है। 7832 यहां पर करेक्ट उत्तर है। तो आप यहां पर आंसर मैच करा सकते हैं, बाकी ओरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस माध्यम से हमने आपको उत्तर बताया उस माध्यम का आप यूज कर सकते हैं। आप इस प्रश्न का भी उत्तर उसी तरह से बता सकते हैं, उसी तरह से बता सकते हैं जिससे कि यह चीज भी आपको समझ में आ जाए। अब इसी पे कुछ और प्रश्नों की हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं। इस तरीके से आप ऐसे आंसर को मैच कराया जा सकता है। हम लोग इस पे भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिससे जल्दी से आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। एक प्रश्न आता है और लगभग टेट के एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए आप मुझे बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैंने यहां पर लिखा है 1 है, फिर 11 है, 111 है, 1111 है, 11111 है। प्लीज इसका उत्तर बताएं कि कितना होगा, इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। अब इस प्रश्न का जब उत्तर करने लगे तो नॉर्मली जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। 1 लिखिए, 11 लिखिए, 111, 1111, 11111। कहने का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इस प्रकार का प्रश्न अगर देखिए तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1, यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, 3, 4 और 5। ऐसे प्रश्न कहीं भी दिख जाए तो उसका उत्तर डायरेक्ट आप 1 2 3 4 5 बता सकते हैं। उत्तर आपका 1 2 3 4 5 ही हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, अगर आपको इस तरह का प्रश्न और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने यहां पर आपको रिपीट कराया। तो यहां पर इस तरह का प्रश्न अगर कभी देखिए तो आप उसका उत्तर देखकर बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5। अब मुझे आप लोग बताइए, अगर ये 0.1 होता, 0.11 होता, 0.111 होता,
0.4 बार 1 होता, तो आप मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होता। अब आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि 0.1 होता, 0.11 होता, 0.3 होता, 0.4 टाइम्स 1 होता, तो आप मुझे इसका उत्तर बताते कि क्या हो जाता। प्लीज जल्दी से बताएं क्या हो जाता। अगर इस प्रश्न से आपको समझ में आया होगा पिछला वाला, तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर तुरंत बता सकते हैं। देखिए रविदास भाई का 0.1234 आया, 0.1234, तो ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कुछ लोग उस पिछले के बिहाफ पे 0.1234 लिख दे रहे हैं, जो कि गलत हो गया। गलत क्यों हो गया मैं आपको बता दूं, और सही क्या होगा वो भी बता दूं। लगातार आपका उत्तर 0.1234 आ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कह दूं 0.4321 होगा। जब दशमलव का प्रयोग किया जाएगा तो रिवर्स कर दीजिए, 0.4321 इसका सही उत्तर माना जाएगा, और यह सही उत्तर होगा 0.4321। तो आप इसको समझिए कैसे लिखने का तरीका। जब दशमलव नहीं लगा था तो डायरेक्ट लिखा, लेकिन जब दशमलव लगा होगा 0.1 लिखेंगे, 0.11 लिखेंगे, 0.111 लिखेंगे, 0.4 बार 1 लिखेंगे। अब आप इसका उत्तर देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो सही उत्तर 0.4321 होगा। तो 0.4321 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं। तो ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। इसी तरह से कुछ और प्रश्नों की बात की जाए, जैसे मैंने कहा सिंपल सा एक प्रश्न फिर से, जैसे पिछले के बिहाफ पे हमने लिया, हमने आपसे कहा 4 + 44 + 444 + 4444, आपसे यह प्रश्न पूछा गया। आप कहेंगे सर इसको जोड़ दें, हम कहेंगे ऐसा करिए, कहेंगे मतलब करके दिखाएंगे। पहले एक बार करके दिखाएंगे, बाद में आपको ये चीज ओरल भी समझ में आएगा। आपको पता है अगर मैं 4 कॉमन कर लूं, अगर मैं 4 कॉमन कर लूं तो बचेगा क्या बताइए, 1, 11, 111, 1111। तो आपको पता है लिखने की आवश्यकता मुझे एग्जाम में नहीं है। हमें अगर एग्जाम में हम ऐसे समय फेस करेंगे तो हम लिखने का, आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है 4 गुणे 1 2 3 4। इसका सम आप सब समझ सकते होंगे, 1 2 3 4 होगा। तो हम 4 गुणे अगर 1 2 3 4 कर दिए तो 4 चौके 16, 4 तिरिक 4 तिया 12, 1 13, कैरी 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 9 3 6, 4 9 3 6 बताने वाले। अच्छा एक चीज और है, आप चाहें तो डिजिट के सम को भी मैच करा सकते हैं। आप करा के चाहे तो देख लीजिए, डिजिट का सम मैच कराएंगे तो 4 9 3 6 से मैच कर जाएगा। चाहे तो करके देखना हो तो देखिए, 4 4 8 4 12 4 16, 16 का मतलब आपको पता है 7, इसका हो गया 7। 4 4 8 4 12 का मतलब 3, 4 4 8 4, 8 4 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 का मतलब 4। इसको जोड़ के देखिए, 9 4 13, 13 3 16, 16 6 22, 22 का मतलब फिर से 4। आंसर आपके डिजिट के सम, आंसर आपके क्वेश्चन के डिजिट के सम, समीकरण के डिजिट का सम आंसर के डिजिट के सम से बराबर हमेशा आएगा। या किसी भी प्रश्न की बात हो सकती है। तो आपके पास इस तरह का प्रश्न आया तो आप उत्तर लिए। अब मैं कहूं भैया इसका बताइए, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। या थोड़ा सा मैंने भिन्न अप्लाई किया, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। आप इस प्रश्न को भी ऐसे नोटिस कर सकते हैं, और ऐसा प्रश्न टेट के एग्जाम में पूछा गया है। पहली क्लास है, मैं ऐसे नंबर्स को लेकर आपको दिखा रहा हूं। यहां पर इस तरह के प्रश्नों को भी हम लोग नोट कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की बात यहां पर कर सकते हैं। इसका उत्तर देखिए क्या होगा। इसका उत्तर सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं, जैसे इसमें 1 है, 11 है, 111, 1111। आप जो बगल में 1/2 लगा उसके 1 है, 11 है, 111, 1111 को 1 3 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? जो 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 1/2 मिलकर 1, फिर 1/2 1/2 मिलकर 1, 1 1 हुआ 2, 2 जोड़ दीजिए 1 2 3 6, 1236 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बताने वाले सभी लोग का सही है, 1236 करेक्ट उत्तर होगा। जितने लोग बता रहे हैं मैं सबका मान रहा हूं, आप सबने करेक्ट किया है। तो 1236 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा।
हाँ 1236, 1851 नहीं। जितने लोग 1236 करें करेक्ट है। नहीं समझ में आया तो यहां नोट करिए, जैसा मैंने बताया उसको आप लोग फोकस करिए। आप कॉमन नहीं ले सकते। कोई सोचे कि हम 1/2 कॉमन ले लें तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जैसे कुछ लोग हमको दिखा रहे हैं, आपके ऑप्शन से हमको समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों ने 1/2 कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन ले लोगे भाई तो यहां पर ऐसे कॉमन थोड़ी लिया जाता है। 1 गुणे 1/2 नहीं होता है। यह अगर 1 सही 1/2 कहीं भिन्न में लिखा है, इसका मतलब 1 प्लस 1/2 होता है, ना कि 1 गुणे 1/2 होता है। गुणा होता तो कॉमन होता, गुणा नहीं है, जोड़ है। तो आप मानिए इस सब में जुड़ा हुआ है, नहीं कॉमन नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग यहां पर 1236 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता सकते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया 0.8, 0.88, 0.888, 0.4 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 8। आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताएं। 0.8 है, 0.88 है, 0.888 है, 0.4 टाइम्स 8 है। तो उस प्रकार का प्रश्न क्या होगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए मुझे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप यहां पे 8 कॉमन कर लीजिए, 8 कॉमन कर लीजिए। 0.1, 0.11, 0.111, 0.4 टाइम्स 1। ठीक है, तो आप मैं कह दूं कि 8 गुणे, अभी इसका उत्तर आप लोगों ने किया था 0.4321। 8 1 के 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 8 चौके 32, 2 34, 3.4568, 3.4568 बताने वाले सभी लोग का सही है। 3.4568 बताने वाले सभी लोग का सही है। इन स्टेप्स को इग्नोर किया जा सकता है, डायरेक्टली बताया जा सकता है। आप इसमें भी ऑप्शन मैच करा लो, आप इसमें भी डिजिट का सम मैच करा लो, इसका भी डिजिट का सम सेम ही आएगा। और ऐसे प्रश्न आप देख करके उत्तर बता सकते हैं, करके उत्तर बता सकते हैं। हम प्रैक्टिस में लाएंगे इन चीजों को, बस एक थोड़ा सा आज हम ऐसे इंट्रोडक्शन आपको दे रहे थे, इस माध्यम से भी अपनी आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हैं। आप एक प्रश्न और फेस करिए। हमने कहा 7.7 है, 7.77 है, 7.777 है, 7.4 टाइम्स 7 है, 7.4 टाइम्स 7। ऐसे प्रश्न पूछे गए, इसलिए इन पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। आपके पास एक नया प्रश्न आया 7.7 है, 7.77 है, 7.777 है, 7.4 टाइम्स 7 है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा मैं आपको दिखाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे जुड़ेगा। सबसे पहला काम आप जितने भी बाहर के हैं, जितने भी बाहर के हैं उनको जोड़ डालिए। ये देखिए जितने भी बाहर के हैं, जैसे पहला 1 बार 7, 2 बार 7, 3 बार 7, 4 बार 7, तो 7 चौके होता है 28, जोड़ दिया मैंने 28। प्लस आ जाइए, प्लस क्या करेंगे 0.7, 0.77, 0.777, 0.4 टाइम्स 7। तो आप भैया इसको 7 गुणे 0.4321 कर सकते हैं। अगर ये बाहर का ना लगा होता सब में, जो इसका जोड़ हो रहा है 28, तो हम इसको जब नॉर्मली करते तो लिखते 7 गुणे 0.4321 जो मैंने अभी किया। तो 7 1 के 7, 7 दूना 14, 7 3 के 21, 1 22, कैरी 2, 7 चौके 28, 2 30, 3.0247, 3.0247 यह आपके सामने बन रहा है। तो आप एक काम करिए, इस 3 को 28 में जोड़ दीजिए, तो 28 3 31.0247 यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 31.0247 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और जितने लोग इतना बताए हैं मेरे ख्याल से उनका सबका करेक्ट है। 33.0247 कैसे किया फिर से समझिए। जो आउटर के थे, जो बाहर लगे थे, उनको पहले जोड़ के रख लिया 28, 7 चौके 28। हमने क्या किया, जैसे मेरे पास था 0.7, 0.77, तो मैंने लिखा 7 गुणे 0.4321, 7 1 के 7, 7 दूना 14, कैरी 1, 7 3 के 21, 1 22, कैरी 2, 7 चौके 28, 2 30। तो आप यहां पर 0.4 अंकों पे लगाएंगे, 3.0247 अगर हमने जोड़ दिया तो 3 28 में जाके केवल जुड़ेगा, तो 31.0247 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर है? इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को फेस कर सकते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। कल से लेक्चर 1 स्टार्ट होगा, आज लेक्चर 1 नहीं है।
कल से लेक्चर 1 स्टार्ट होगा और वहां पे आपको शुरुआत से चीजें बताने की कोशिश की जाएगी। आज की इस क्लास के माध्यम से आप रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, अपने को प्लान आउट कर सकते हैं। कल जब आइए तो आप लोगों की क्लास प्रॉपर वे में लेक्चर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए प्लानिंग के साथ। धन्यवाद।